तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय तिवारी गुरुकुल की इस सबसे बेहतरीन पावरफुल क्लास में। आज इस क्लास में भाई हम आप लोगों को पढ़ाने वाले क्या फिजिक्स के बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4-5 साल से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अब की बार भी इनका बहुत चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। भाई क्लास आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा इस क्लास को छोड़कर अगर आपको अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स चाहिए। आया समझ में। और भाई आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप सभी लोग शेयर कर दो अन्य सभी स्टूडेंट के पास भी इस सेशन को, ताकि वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के द्वारा एक अच्छे अच्छे टॉपिक और क्वेश्चनों को पढ़कर अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स कम मेहनत करके ला सकें। ओके, आशा करता हूं कि आप सबको समझ गए होंगे। और हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ये चैनल ना इतना बेहतरीन आपके लिए चैनल है क्योंकि यहाँ पर हर एक कंटेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और हमने आपके लिए कम समय में बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए एक नई सीरीज भी स्टार्ट की है जिसका नाम है महायुद्ध। और महायुद्ध सीरीज में बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं और उसी में आज ये भी क्लास होने वाली जिसमें फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया जाएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले क्लासों को नहीं देखा तो प्लीज जाकर उन्हें देख लीजिएगा ताकि आप अपना बेहतरीन मार्क्स कम समय में पढ़ के अच्छा सा अच्छा बना सको। ओके, आप सभी लोग पहला नंबर तो अगर इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक करके अपना अटेंडेंस फिल कर दीजिए। और हाँ, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, फिर से बोल रहे हैं, बुला लो अपनी सभी फ्रेंड्स को। ओके, और फिर बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने में थोड़ा कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए ज्यादा टाइम हम स्टार्टिंग में नहीं बर्बाद करेंगे और क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चनों को एक्सप्लेन हम बड़े आसानी से करने वाले हैं। आप लोग ऊबिएगा भी मत क्योंकि एक्सप्लेन करना है ना कि आपको रटाना है। हो सकता है क्लास कुछ आपकी लंबी भी हो जाए। आया समझ में। तो कोई भाई ऊबेगा नहीं और क्लास के अंत तक रुकिएगा अगर बेहतरीन मार्क्स लाना है तो। आया समझ में। क्योंकि स्टार्टिंग तो बहुत लोग करते हैं मगर सफलता उसी को मिलती है जो क्या करता है, एंड तक रुकता है। आपको भी अंत तक रुकना है अगर बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो। ओके, अब आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग अंत तक जरूर से जरूर रुकिएगा। आया समझ में। और शेयर कर दो क्लास को, फिर से बता रहे हैं, और बुला लो सारे फ्रेंड्स को अपने। ओके, आप समझो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया कि 1 किलो वाट घंटा को जूल में क्या बदलिए। ओके है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि ये या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा और नहीं तो क्या होता है बदलने के लिए 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और हर साल ये पूछा जा रहा है, आप समझ सकते हो 20, 22, 23, 24 सब में ये पूछा गया है ना। क्या ये सब में पूछा गया। ओके, सब आप समझो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट है। तो क्या करोगे, आप उत्तर डालोगे और हल्की हेडिंग डालोगे, है ना। तो क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे कि 1 किलो क्या 1 किलो वाट। ओके, 1 किलो वाट क्या 1 किलो वाट घंटा, है ना। ये भी ऐड है, क्या हो जाएगा, घंटा। ओके, अब आप समझो इस 1 किलो वाट घंटा को आप कैसा लिख सकते हो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या 1 किलो, है ना, 1 किलो वाट और गुणते में क्या 1 घंटा। ओके, आया समझ में। ऐसा आप इसे लिख सकते हो। अब आप समझो जो 1 किलो वाट है ना इसमें क्या होता है 1000 वाट होता है। ओके, क्या होता है 1000 वाट होता है। ओके, उसके बाद में जो 1 घंटा है ना इसमें क्या होता है 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ओके ओके, है ना। अब आप समझो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा जाकर तुम्हें, क्या मिलेगा 36 गुणते 10 की घात माइनस प्लस का क्या 5, है ना, प्लस का 5 है समझ में। 36 गुणते 10 की घात प्लस का 5। लेकिन आप समझो दशमलव यहां पर है तब ये घात क्या है 5 है। अगर आप क्या करो एक अंक दशमलव आगे कर दो, यानी यहां पर आप क्या करो दशमलव लगा दोगे तो क्या होगा एक घात और प्लस की बढ़ जाएगी और वो 5 के साथ जुड़कर क्या बना देगा 6 बना देगा। और वाट इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या वाट इंटू सेकंड को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। आया समझ में। और ये आपका आंसर हो जाने वाला है, यानी कि 1 किलो वाट घंटा में कितना 3.6 गुणते 10 की घात 6 जूल होते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर आप इतना लिख देते हो ना तो आपको बड़े आसानी से क्या होगा कि पूरा पूरा 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। अगर आपने केवल क्या किया इसके इक्वल में इसे रख दिया तो भाई केवल 1 ही मार्क्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने बदलने की बात की गई है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे पूरा पूरा क्या करेंगे, कैसे ये बदला गया है, कैसे ये हुआ है जाकर उसे हम लिखने वाले हैं। ऐसा आपको अपनी कॉपी में फिल करना है। क्यों, क्योंकि आपको आ कितना रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपने अपनी कॉपी में लिखा कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी लिखावट बहुत मायने रखती है आपका बेहतरीन बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बनाने का। क्वेश्चनों को एक्सप्लेन भी किया जाएगा प्लस में लिखा कैसे जाएगा आपको अपनी कॉपी में वो भी बताने वाले हैं। आप अंत तक जरूर से जरूर रुकिएगा, है ना। आया समझ में, क्योंकि क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है ये हमारा क्या, तो ये हमारा क्या 2019 में पूछा जा चुका है और 22 में पूछा जा चुका है और क्या 23 में पूछा जा चुका है ना। क्या है कि लेंस की क्षमता बताइए। क्या लेंस की हमें क्या बताना है, क्षमता बताना है। तब आप समझो लेंस की जो क्षमता होती है उसे हम क्या करते हैं पी से प्रदर्शित करते हैं। और आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, P इक्वल टू 1/f। क्या P इक्वल टू 1/f, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्या करोगे f का उल्टा करो, है ना, क्या करोगे अगर आप f को उल्टा कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, हमें क्षमता मिल जाएगी। अर्थात सिंपल सी बात है, उल्टा करने को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। शब्दों में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। यानी क्या लेंस की जो फोकस दूरी होती है f होता है उसी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम क्षमता बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये आप लिख दोगे। आया समझ में। तो क्या लिखेंगे, क्या हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि लेंस क्या, लेंस की क्या फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है f होती है। ओके, क्या लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, दूरी f, f के क्या व्युत्क्रम, क्या व्युत्क्रम। ओके, क्या व्युत्क्रम, है ना, क्या व्युत्क्रम, है ना, f के व्युत्क्रम को क्या क्या बोलते हैं, को क्या बोला जाता है, लेंस की क्षमता, है ना, को क्या लेंस, लेंस की क्या
क्षमता, 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 और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ब्रैकेट में आप लिख दो क्या? पी, पी क्षमता कहते कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। ओके, अब आप समझो अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसका क्या मात्रक, मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या? डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। और डायोप्टर क्या होता है? कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। आया समझ में? तो डायोप्टर होता होता है। ओके, आया समझ में? अब आप समझो अगर हम क्या करें, इस परिभाषा से इसका सूत्र लिखना चाहिए तो क्या बनेगा? तो क्या लिखोगे? अर्थात। क्या? अर्थात, है ना? अर्थात क्या हो जाएगा? जो पी होता है ना वो क्या होता है? 1/f होता है। मगर आपको ध्यान रखना यहाँ पर एफ क्या होगा? मीटर में होने वाला। क्या होगा? एफ मीटर में होने वाला है। उसके बाद में एक और होता है क्या? पी इक्वल टू 100/f, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एफ होगा वो क्या होगा? वो सेंटीमीटर में होने वाला है। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? है ना? तो क्या होता है? ये होता है क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ में? अगर तुम एफ का व्युत्क्रम निकाल दोगे यानी उसको उल्टा कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगी? उसकी क्षमता मिल जाएगी। और इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ओके, आया समझ में? अब एक बात और बता दें आपको, क्या होता है कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमसे क्या होता है? एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। क्या होता है? एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो आप क्या करो, उस एमसीक्यू के आंसर को नोट पॉइंट में लिख लो। क्या? नोट पॉइंट में लिख लो। क्या लिख लेंगे? कि क्या होता है कि क्या होगा? उत्तल। क्या? उत्तल। क्या? उत्तल लेंस, लेंस की क्या? क्षमता। क्या? क्षमता क्या होती है? धनात्मक। क्या? धनात्मक, धनात्मक तथा, तथा क्या? तथा क्या? अवतल, है ना? क्या? अवतल लेंस, लेंस की क्या? क्षमता। क्षमता कैसी होती है? तो वो होती है क्या हमारी? ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक होती होती है। आया समझ में? आया समझ में? इस पॉइंट से जरूर से जरूर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। और नहीं तो क्या होता है कि 1-2 मार्क्स के सिंपल से क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं और उसमें क्या होता है? लेंस की प्रकृति पूछ लेते हैं। आया समझ में? तो जब हमारा पी का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझो क्या बताया? लेंस की क्षमता क्या हो? धनात्मक हो। यानी पी का मान जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा? वो उत्तल लेंस होगा जाकर, और उसके बाद में अगर पी का मान क्या होगा? क्षमता क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा? अवतल लेंस बनने वाला है। आया समझ में? तो अगर प्रकृति वगैरह निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर पी तुम्हें पॉजिटिव मिला तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा, अगर नेगेटिव मिला तो क्या हो जाएगा? हमारा अवतल लेंस हो जाने वाला। आया समझ में? सो इस क्वेश्चन का आप क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में चला जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसकी कारण व निवारण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। आया समझ में? सो ये क्वेश्चन जो है ना, ये पूरा का पूरा 4 नंबर का है। आप ये समझ लो, ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरा क्या है? 4 नंबर का है। इसमें हमें ये बताना कि दूरदृष्टि दोष आखिर होता क्या है, उसके बाद में कारण क्या है और निवारण क्या है। आया समझ में? तब आप समझिए क्या होता है दूरदृष्टि दोष। तो लिखो क्या होता है कि वह दोष जिसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई देती है मगर क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। वही क्या हो जाएगा? हमारा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। आया समझ में? तो क्या करोगे? वही लिखोगे। तो क्या लिखोगे? वह 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 नेत्र दोष, वह नेत्र दोष जिसमें क्या? जिसमें जिसमें क्या? दूर की क्या? दूर की क्या? वस्तुएं, है ना? वस्तुएं स्पष्ट क्या? स्पष्ट रूप, है ना? स्पष्ट रूप, स्पष्ट रूप से क्या? दिखाई क्या? दिखाई देती हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वह वह नेत्र दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, किंतु 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 निकट क्या? निकट की क्या? वस्तुएं, है ना? क्या? वस्तुएं 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 स्पष्ट क्या? स्पष्ट क्या? स्पष्ट क्या? स्पष्ट रूप से, है ना? स्पष्ट यहाँ पर क्या हो जाए? वो ये वाला सा रहेगा, है ना? क्या? स्पष्ट स्पष्ट रूप रूप से नहीं नहीं दिखाई दिखाई देती देती हैं। क्या? 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 दूर दृष्ट दोष कहलाता है। क्या? क्या हमारा क्या कहलाएगा? दूर दृष्ट, है ना? क्या? दृष्टि दोष, दोष क्या? कहलाता कहलाता है। ओके, आया समझ में? उसके बाद में कारण की बात करें तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है हमारा? क्या होता है कि जो नेत्र गोलक होता है ना, छोटा हो जाता है। क्या होता है? नेत्र गोलक क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि क्या लिखने वाले? दूर क्या? दूर दृष्टि, है ना? क्या? दृढ़ दृष्टि दोष, दोष में क्या? नेत्र, है ना? क्या? नेत्र में नेत्र गोलक। ओके, क्या? गोलक, गोलक का व्यास, व्यास क्या होता है? कम हो जाता जाता है। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? क्या होगा? नेत्र गोलक का व्यास हमारा क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद में निवारण की बात करें तो निवारण में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे कि दूर दूर दृष्टि, है ना? क्या? दूर दृष्टि दोष, दोष के क्या? निवारण के लिए, है ना? क्या? दूरदृष्टि दोष के निवारण, है ना? क्या? निवारण के लिए 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 क्या? क्या? लिए उचित क्या? उचित फोकस, फोकस दूरी दूरी के उत्तल क्या? उत्तल उत्तल लेंस, लेंस का क्या? चश्मे, है ना? क्या? चश्मे में प्रयोग क्या? प्रयोग किया किया
जाता है। बताओ आया समझ में? आया समझ में, है ना? तो क्या होता है कि आप समझो ये पूरा पूरा क्या हो गया, हमारा आंसर इसका हो गया है। ओके, आया समझ में? तब आप समझो कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो कितने मार्क्स का है, तो ये हमारा पूरा पूरा क्या 4 मार्क्स का। क्या इन्होंने पूछा है कि आखिर दूरदृष्टि दोष है क्या, उसके बाद में कारण और निवारण। तब आप समझो हमने क्या लिख दिया कि इसका जो क्या होता है कि सिंपल सी बात, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जहां का हमें दिखाई देता है वही वाला दोष होता है। अर्थात दूर दोष की बात करेंगे तो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, मगर पास वाली क्या होती है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, और इसको क्या बोलते हैं हम, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर कारण की बात करें तो क्या होता है कि ये ऐसे उत्पन्न होता है कि हमारा नेत्र गोलक क्या होता है, नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है, यानी उसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है, अर्थात उसका व्यास क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती। आया समझ में? मतलब कि दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, हाँ, निकट वाली नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई देती, और दूर वाली क्या होती है, दिखाई देती रहती है। ओके, तभी हमारा क्या होता है, दूरदृष्टि होता है जाकर। उसके बाद अगर निवारण की बात करें, यानी ये खत्म कैसे होगा, कैसे खत्म होगा, तो अगर हम अपने चश्मे में क्या करें, उचित फोकस दूरी। उचित फोकस दूरी का मतलब कितने हिसाब से आपको मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, कितने हिसाब से नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो क्या करें, उचित फोकस दूरी का क्या करें हम, अगर क्या करें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे चश्मे में, तो क्या होगा, हमें क्या होगा कि इस दोष का क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। आया समझ में? यानी ये दोष क्या हो जाएगा, हमारी आंखों से खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद में आगे क्या बताया है कि किरण आरेख के द्वारा समझाओ, तो आप समझो किरण आरेख हमने आपके लिए पहले से बना लिया है, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा ज्यादा माइंड सेटअप लगता है ना, माइंड सेटअप क्या, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हमने क्या किया, इसे पहले ही बना रखा है। तो समझो क्या है, आप समझिए, ये क्या है, ये हमारा क्या है, पूरा पूरा क्या है, नेत्र गोलक है ना, ये क्या है, पूरा पूरा क्या है, ये क्या है, नेत्र गोलक। ओके, नेत्र गोलक, ओके, गोलक है ना, ये क्या है आपका नेत्र गोलक है, और ये यहाँ पर क्या रेटिना है, और ये क्या है, नेत्र लेंस है ना, ये क्या है, नेत्र लेंस है, और ये सामने क्या है, ये क्या है आपका निकट बिंदु है, निकट बिंदु। तो आप समझो जब क्या होगा, अनंत से क्या होगा, अनंत से क्या होंगी, प्रकाश किरणें आएंगी, तो क्या होगा कि जाकर ये लेंस क्या करेगा, उन किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, यानी वो रेटिना पर जाकर मिलेंगे और प्रतिबिंब बनेगा, और जो निकट वाला है उसके भी साथ वही होने वाला क्या होगा कि निकट से क्या होंगी कि आएंगी प्रकाश किरणें और रेटिना पर जाकर मिल जाएंगी। तो आप समझो दूर वाली प्रकाश किरणें भी रेटिना पर आकर मिल रही हैं, और निकट वाली भी रेटिना पर आकर ही मिल रही हैं, यानी हमारा क्या होगा कि प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना पर बनेगा और स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा। आया समझ में? तो ये क्या होता है, ये होता है स्वस्थ आंख में, क्या होता है, स्वस्थ आंख में, यानी आंख अगर आपकी सही है तो क्या होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बड़े आराम से क्या कह सकते हो कि नगीचे वाला भी देख सकते हो और दूर वाला भी देख सकते हो। मगर आप समझो क्या होगा कि इस नेत्र गोलक का क्या हो गया, व्यास कम हो गया, क्या हो गया, नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया, यानी नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। तब आप समझो दूर वाली जो आती हैं, क्या होती हैं, दूर वाली जो प्रकाश किरणें आती हैं, तो वो क्या होती हैं कि वो तो जाकर रेटिना पर मिलती हैं, वो तो जाकर रेटिना पर मिलती है, यानी दूर वाली क्या होती है, दूर वाली प्रकाश आएंगे रेटिना पर मिलेगी, तो दूर की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ेंगी अच्छी तरीके से। मगर जो निकट वाली किरणें होती है वो क्या होती है, रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना के बाहर जाकर मिलती हैं, क्या होती है, रेटिना के बाहर जाकर मिलती हैं, तो इसलिए क्या होता है, निकट वाली वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है ना। तो ये क्या है, ये क्या है आपका दोष युक्त आंख का चित्र है। ओके, उसके बाद में आप समझो फिर हमने क्या किया, हमने भाई क्या किया, चश्मे क्या किया, उत्तल लेंस का चश्मा लगा लिया उचित फोकस दूरी वाला। तब आप समझो तो दूर वाली जो आएंगी वो क्या होंगी, वो तो पहले से ही रेटिना पर बन रही थी, अब निकट वाला भी क्या होगा, रेटिना पर क्या होगा, मिलने लगेंगी, है ना, रेटिना पर अब क्या होगा, मिलने लगेंगी, और जब रेटिना पर मिलने लगेंगी तो क्या होगा कि स्पष्ट रूप से हमें दूर का भी और पास का भी दिखाई पड़ने लगेगा। और ये क्या किया है हमने, ये क्या किया, ये हमने उत्तल लेंस लगाया, और हमने क्या किया, आंख को क्या किया है, संशोधित किया है। संशोधित मतलब लेंस को लगाया तब अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना, अर्थात ये क्या है, संशोधित आंख का चित्र है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? नेत्र गोलक, ओके, गोलक यहां पर भी लिख देते और यहां पर भी लिख देते, क्या, नेत्र गोलक। बताओ आया समझ में? तो गोलक है ना, आया समझ में? जब आप इतना लिखोगे ना, इतना जब आप लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स मिलने वाला, क्योंकि ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आया समझ में? तो इसका क्या करो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद में चला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल सी बात है, दूर वाली दिखाई पड़े, निकट वाली वस्तु ना दिखाई पड़े तो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा, नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और क्या होता है कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं उचित फोकस दूरी का, और ये आपका चित्र पूरा पूरा बना हुआ है। ये स्वस्थ आंख का है, क्यों, क्योंकि दूर और पास की दोनों किरणों का रेटिना पर ही मिल रही है, मगर यहाँ पर दूर वाली मिल रही है, निकट वाली नहीं मिल रही, तो क्या हो जाएगी, ये दोष युक्त हो जाएगी। और ये क्या है, हमने चश्मे में लेंस लगाया और दूर और पास की दोनों मिलने लगी, तो ये क्या हो जाएगी, संशोधित आंख का चित्र हो जाएगी। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से भाई, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि दो चालक, क्या, दो चालक है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना, 25 ओम होता है। समझो इन्होंने क्या बताया है कि जब क्या दो चालक हमें दिए गए और उन्हें जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो प्रतिरोध बनता है वो कितना बनता है, 25 ओम बनता है। और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, उनका प्रतिरोध हमारा क्या होता है, 4 ओम बनता है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक चालक का अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात करना है। आया समझ में? आया समझ में? इस अगर क्वेश्चन की बात किया जाए ना भाई, ये इतना 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 इंपॉर्टेंट है कि ये आपके क्या 2000 क्या 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया और 24 में भी पूछा गया है। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा है ये कितने, 4 मार्क्स का। तो सीरियस होकर आप इसे समझिए कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो समझो क्या करोगे, हल्की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार। ओके, क्या, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है। तब आप समझो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। पहले इन्होंने क्या कहा है कि जब हम उसे क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, माना क्या, माना, माना क्या, माना, माना क्या, पहले, पहले चालक, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या, R1, R1 व क्या, दूसरे, दूसरे चालक, चालक का क्या, प्रतिरोध क्या,
प्रतिरोध कितना कितना क्या R2 है। ओके, आया समझ में? ये हमने क्या किया, माना है ना, हमने मान लिया कि पहले चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1 है, और दूसरे क्या है, R2 है। एकदम सिंपल सी बात। ओके, उसके बाद में प्रश्नानुसार क्या बताया कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, हमें 25 ओम मिलेगा। यानी जो R1 और प्लस R2 मिलने वाला कोई कितना मिलेगा, 25 ओम, है ना। यहाँ पर ओम लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, आया सिंपल सी बात समझ में। उसके बाद में सेकंड में इन्होंने क्या कहा है, सेकंड में इन्होंने कहा कि आप समझिए कि अगर हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम वाला क्या बनता है, 1/R1 प्लस में 1/R2। तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा क्या, 4 ओम, यानी 1/4 मिलने वाला है। ओके, 1/4 हमें मिलने वाला है। बताओ, इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना। ओके, ठीक है। अब आगे वाला देखो, आगे वाला सोल्यूशन कैसे होगा, है ना। तब आप समझिए क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लो, तो क्या आएगा आपका, R1 प्लस R2 अपान में क्या हो जाएगा, R1 और डॉट क्या हो जाएगा, R2। ओके, और फिर 1 बाई क्या बन जाएगा हमारा, 4 बन जाएगा। अब आप समझो क्या होगा, आप क्या नीचे लिखोगे, समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से क्या लिखोगे आप नीचे, समीकरण क्या, समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 से, तो क्या करो आप यहाँ पर मान रखोगे, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर क्या दिया गया, 25, है ना। मान रख दो, क्या हो जाएगा हमारा 25, और प्लस में क्या हो जाएगा, R1 डॉट R2। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, है ना। तब आप समझो 25 चौका 100 और R1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि समझो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 डॉट R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाने वाला है। ओके ओके, उसके बाद में आप समझो क्या होगा कि अगर R2 बराबर लेंगे, क्या लेंगे, R2 बराबर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 अपान में R1, क्या 100 अपान में क्या, R1, है ना। ये हमें क्या मिल गया, R2 का मान मिल गया। बताओ, इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना। ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कि अगर हम R2 का मान क्या करें, समीकरण 1 में लिख दें, तब क्या हमें मिलेगा, तो क्या लिखोगे आप, कर दो, क्या करोगे, क्या लिखोगे कि R2 क्या, R2 का क्या मान, क्या समीकरण, है ना, समीकरण 1 में क्या रखने, है ना, क्या रखने पर। ओके, रखो तो क्या मिलेगा, समझो क्या मिल जाएगा, R1 प्लस में क्या 100 अपान में क्या होगा, R1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, R का R1 का क्या स्क्वायर, R1 का क्या स्क्वायर, और फिर प्लस से क्या हो जाएगा आपका 100, और उसके बाद में समझो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टोटल अपान R1 आएगा, और फिर क्या करेंगे, अपान में 1 मान के त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तब हमें क्या मिल जाने वाला है, तो मिल जाएगा क्या 25 R1। ओके, आया समझ में। अब क्या करो, इसे इस साइड ले लो, तो इसे जब इस साइड ले लोगे तो क्या मिलेगा हमें, तब हमें मिलने वाला क्या, R1 का स्क्वायर प्लस में क्या, ओके, माइनस में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 R1 प्लस में क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। ओके, आया समझ में। अब आप समझो इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 25 को क्या करो, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ो कि क्या हो, जोड़ने के बाद प्लस का साइन है, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाए 20 है, मतलब 25 मिल जाए, और मल्टीप्लाई के बाद क्या मिल जाए, हमें 100 मिल जाए। तो क्या होता है 20 पंचे 100, और 20 और 5 क्या हो जाता है 25, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं बड़े आराम से। तो आप क्या करोगे, तोड़ दोगे तो समझो क्या बनने वाला है, यहाँ से क्या बनेगा कि इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या R1 का स्क्वायर, R1 के स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस R1 क्या करो आप बाहर ले लो, और 25 को आप लिख सकते हो क्या 20 प्लस में क्या 5। ओके, और प्लस में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, और 20 और 5 क्या होता है 25 होता है। जाकर ओके, अब आगे क्या करो आप सोल्यूशन कर लो, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से क्या मिलेगा, जाकर R1 का स्क्वायर, और माइनस से क्या मिल जाएगा 20 R1, और माइनस से क्या हो जाएगा 5 R1, और प्लस से क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन, हमारा R1 कॉमन है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा R1, और माइनस से क्या आएगा 20 आएगा। ओके, यहाँ पर क्या माइनस का 5 कॉमन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा R1, और प्लस में क्या आएगा, सॉरी माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी क्या आएगा माइनस का 20 बराबर क्या आएगा 0। तब यहाँ से क्या आएगा R1 माइनस में क्या 20, है ना, क्योंकि दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद में दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट R1 माइनस का 5 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इधर आप सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, यदि हम क्या करें R1 बराबर क्या ले लें, सॉरी R1 माइनस इस मतलब पहले ब्रैकेट R1 माइनस 20 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, तो R1 बराबर क्या मिल जाएगा हमें 20, है ना, क्या मिलेगा 20 मिलने वाला है। ओके, आया समझ में, है ना। और उसके बाद में आप समझो, यदि हम क्या करें, यदि हम क्या क्या R1 क्या, यदि R1 माइनस 5 बराबर 0 लेंगे, तब R1 बराबर क्या मिल जाएगा हमें 5 मिल जाने वाला है। आया समझ में। अब आप समझो यहाँ पर क्या दिया गया है कि R1 का मान 20 भी आएगा और 5 भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखो, समझो क्या होगा कि जब हम R1 का मान 20 लेंगे तो हमारा क्या होगा, R2 का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग क्या है 25 है ना। और जब हम R1 का मान 5 लेंगे तो R2 का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाने वाला है। आया समझ में, यही हम लोग लिखेंगे। आया समझ में, तो क्या लिखेंगे, कि अतः 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 जब जब क्या R1 बराबर क्या 5 ओम है, तो तो R2 बराबर क्या होगा 20 ओम होगा, तथा 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 जब क्या R1 बराबर 20 ओम है है, तो क्या R2 बराबर 5 ओम होगा। बताओ, आया समझ में। और ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। और इतना जब आप सॉल्यूशन करोगे ना, तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स मिल जाने वाला है। बताओ, आया समझ में। कुछ भी नहीं है इसमें, केवल हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या बताया, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें
2500 मिलता है और समांतर में जोड़ेंगे तो क्या मिलता है 4 मिलता है। आया समझ में? तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात, पहले वाले चालक के प्रतिरोध को R1 मान लिया और दूसरे वाले को क्या मान लिया, R2 मान लिया। प्रश्नानुसार क्या किया हमने, श्रेणी क्रम में बोला था, यानी R1 प्लस R2 बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और समांतर क्रम में बोला तो R1 प्लस 1/R2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। सोल्यूशन कर लिया, सोल्यूशन करते हुए क्या हुआ, R1 और R2 का मान ये हो गया जाकर। आया समझ में? अब आप समझो, आप यहां से देख सकते हो, अगर आप R1 का मान क्या ले लोगे, 20 ले लोगे, तो हमें R2 का मान क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अगर R1 का मान आप 20 लोगे, मतलब 5 लोगे, तो R2 का मान क्या मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाने वाला। एकदम सिंपल सी बात, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। आया समझ में? सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि अपनी कार व बाइक के पीछे के वाहनों को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है, कारण सहित बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, क्या पिछली वर्ष और उससे पिछले वर्ष यानी 2023 और 24 में पूछा जा चुका है। तब आप समझिए क्या करना है, हमें कारण सहित बताना है। तो आप ये समझिए कि हम क्या कहते हैं कि जो अपनी बाइक हो या कार हो, तो उसमें जो होता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है। और फिर उत्तल दर्पण का हम प्रयोग क्यों करते हैं, अगर क्या बताया जाए कारण की बात करें तो आप समझो, उत्तल दर्पण करता क्या है कि हमेशा क्या करता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आया समझ में? आया समझ में? और अगर मान के लो बाई चांस हम उत्तल के स्थान पर अवतल लगाते तब क्या होता, वो क्या होता है कि वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना, वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और क्या होता है, मतलब स्थिति के आधार पर क्या होती है, उसके प्रतिबिंब चेंज होते रहते हैं ना, तब क्या होता कि हम लोग भ्रमित हो जाते। कहीं पर मान के चलो कुछ दूरी पर वस्तु स्थित रहती तो उल्टा प्रतिबिंब बनता, कहीं पर छोटा बनता, कहीं पर सीधा और बड़ा बन जाता, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते और एक्सीडेंट अपने आप हो जाता। आया समझ में? तो इसीलिए क्या, सावधानी को देखकर और कोई प्रॉब्लम ना हो, दुर्घटना से बचे रहे हम लोग, इसीलिए क्या होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा भी बनाता है। आया समझ में? यही हम लोग लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम क्या लिखेंगे, हम अपनी क्या कार व बाइक, है ना, क्या बाइक बाइक के क्या पीछे, है ना, क्या पीछे पीछे के क्या क्या वाहनों, है ना, क्या पीछे के वाहनों को क्या देखने देखने के लिए, है ना, देखने के लिए क्या उत्तल, है ना, क्या उत्तल उत्तल दर्पण का प्रयोग करते करते हैं। क्यों करते हैं, इसके बारे में बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि है ना, क्या क्योंकि क्योंकि यह हमेशा वस्तु वस्तु का क्या सीधा वास्तविक सीधा आभासी, क्या सीधा होगा तब आभासी होगा, है ना, सीधा कॉमा आभासी, क्या आभासी व क्या वस्तु, है ना, क्या वस्तु से छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाता बनाता है। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? यही रीजन है ना, क्या, क्योंकि ये क्या करता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। अगर मान चलो छोटा ना बनता, हम लोग अवतल का प्रयोग कर ले तो क्या होता, पता चलता मान चलो बड़ा सा ट्रक आ रहा है तो उसका हमें चक्का ही दिखाई पड़ रहा है, पूरी बॉडी दिखाई नहीं पड़ रही है, अपने आप एक्सीडेंट हो जाता है। समझ में? सो सावधानी को देखने के लिए, दुर्घटना ना हो, इसीलिए हम क्या कराते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपनी बाइक और कार में पीछे के वाहनों को देखने के लिए। आया समझ में? आया समझ में? उसके बाद में छठे क्वेश्चन को आप देखो, क्या यहाँ पर एक हमें क्या दे रखा है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का आपका आएगा जाकर। आया समझ में? और ये भी आपका 2 मार्क्स का ही है ना। ये आपका क्या 2019 और 20 में पूछा जा चुका है। तो क्या है कि एक लेंस की क्षमता कितनी है, +2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। आप देखो प्रकृति पूछ लिया ना, अभी हमने जो नोट पॉइंट लिखाया था उसी के आधार पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंस की प्रकृति बताने वाले हैं। ओके, सो चलो पहले फोकस दूरी निकाल लिया जाए। तो क्या करोगे, आप हल्की हेडिंग डालोगे, है ना, क्यों, क्योंकि भाई ये न्यूमेरिकल है ना आपका। ओके, सो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या हमें दिया गया, क्या लिखेंगे, दिया है। ओके, क्या दिया गया है तो समझो, क्षमता दे रखी है +2 डायोप्टर, यानी क्या हो जाएगा प्लस का 2 डायोप्टर। हमसे क्या पूछा है, फोकस दूरी यानी एफ पूछा है और उसके बाद में प्रकृति पूछा है। ओके, आया समझ में? अब आप समझो, क्योंकि जो पी होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है 100/f क्या होगा, मगर यहाँ पर जो एफ आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर में आने वाला है। ओके, आया सिंपल सी बात। अब आप समझो, अगर एफ को आप आगे ले लोगे, यानी यहाँ एफ निकालना है ना, तब हमारा क्या हो जाएगा 100 में क्या बन जाने वाला, पी बन जाने वाला है। ओके, अब ये क्या आ जाएगा आपका 100 पी यानी कि 2, और क्या हो जाएगा आपका 50 दूना 100, यानी एफ का मान क्या आ जाने वाला है 50 सेंटीमीटर। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? क्या आ जाएगा, एफ का मान 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में क्या होगा, समझो आप, क्या है, पी का मान क्या है, प्लस में आया है, और हमने आपको क्या बताया था, अगर क्षमता हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी, तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होने वाला है, अर्थात क्या होगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि पी पी का क्या मान कैसा है धनात्मक है, क्या धनात्मक है। ओके, धनात्मक है, इसलिए क्या होगा, इस, है ना, इसलिए क्या लेंस 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 क्या उत्तल लेंस, है ना, लेंस क्या उत्तल 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 लेंस
होगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में? और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाने वाला, एकदम सिंपल सी बात। आया समझ में? अगर आप सॉल्व करोगे ऐसे तो यहां पर भी 2 मार्क्स मिल जाएगा और आपको यहां पर भी 2 मार्क्स मिल जाने वाला, एकदम सिंपल सा बात है ना। सो आप देख सकते हो भाई, आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, लगातार इस समय क्लास आ रही है। तो प्लीज भाई आप लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए और शेयर कीजिए जी जान से इस क्लास को, ताकि सारे के सारे वो सभी स्टूडेंट्स आकर स्टडी कर सके इस प्लेटफॉर्म से, जो अच्छी तरीके से अपनी स्टडी अभी तक नहीं कर पाए हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि ये सारी मेहनत हमारी यूट्यूब पर एकदम फ्री ही है। सो केवल आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना आप हमारा सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर से बेहतर हम कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। आया समझ में? सो भाई अगर आप बेहतर अपने लिए और अन्य लोगों के लिए और अपने जूनियर के लिए सोचना चाहते हो तो प्लीज आप सपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है और यहां पर सिखाया जाता है, ना कि रटाया जाता है। आया समझ में? सो इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका ले लो भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इससे किस राशि की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। आया समझ में? और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो हमारे में क्या था दाएं हाथ का नियम, वो क्या है, वो पूरा क्या हमारा कैंसल आउट हो चुका है और केवल बचा है क्या हमारा बाएं हाथ का नियम। बताओ आया समझ में? क्या बचा है? ओनली वन, केवल बाएं हाथ का नियम ही बचा है। और ये भाई इतना इंपॉर्टेंट ना कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर से जरूर हर एक साल किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाता है। सो आप देख सकते हो क्या 18, 19, 20, 22, 23, 24 लगातार ये पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट। तो आप समझो क्या होता है, क्या लिखेंगे हम। तो फ्लेमिंग के बाएं का हाथ का नियम क्या बताता है कि उन्होंने बताया कि भाई अगर हम अपने बाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ को क्या करें, इस प्रकार से क्या अपनी उंगली और मतलब अपना अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि जो हमारी क्या है मध्यमा, वो क्या है धारा की दिशा को, है ना, मध्यमा क्या धारा की दिशा को, तर्जनी क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर बता रही तो अंगूठा क्या होगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। बस सिंपल सी बात है, यही हम क्या करेंगे लिखने वाले हैं। बताओ आए समझ में? यही हम क्या करेंगे लिखने वाले हैं ना। तो क्या करो, ये लिख दो। तो क्या लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के क्या अनुसार, है ना, क्या अनुसार क्या बताया जाता है। अब क्या करो, आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दो। क्या बताया जाता है कि यदि हम अपने क्या बाएं, है ना, क्या बाएं, क्या अपने क्या बाएं हाथ, क्या हाथ के हाथ के क्या अंगूठे, अंगूठे कॉमा क्या मध्यमा अंगूठा कॉमा क्या मध्यमा व तर्जनी, है ना, क्या तर्जनी को इस क्या प्रकार क्या फैलाएं, है ना, इस प्रकार फैलाएं, है ना, इस प्रकार फैलाएं कि क्या तीनों, है ना, क्या कि तीनों क्या परस्पर, है ना, क्या परस्पर क्या लंबवत, है ना, क्या लंबवत हो हो तो यदि मध्यमा क्या धारा की क्या दिशा दिशा व क्या तर्जनी, है ना, क्या तर्जनी क्या चुंबकी, है ना, क्या चुंबकी क्षेत्र की दिशा को बताए तो क्या अंगूठा क्या चालक पर क्या लगने, है ना, लगने वाले बल की क्या दिशा को क्या करेगा बताएगा। बताओ आया समझ में? यही होता है ना। तो क्या होगा अगर हम क्या कर लें, अपना बायां हाथ ले लें और क्या अंगूठा मध्यमा और तर्जनी, है ना, अंगूठा मध्यमा और तर्जनी को, है ना, अंगूठा मध्यमा और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा जो क्या है मध्यमा, वो क्या है, वो धारा की दिशा, और जो हमारी तर्जनी है वो क्या करे, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए तो जो अंगूठा होगा ना वो क्या करेगा, चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। बताओ समझे, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। एकदम सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद में आप क्या करोगे, नीचे क्या लिखोगे, इन्होंने कहा किस दिशा को निकाला जाता है ना, तो आप समझ सकते हो क्या इन्होंने बताया है कि लगने वाले चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अर्थात इससे हम क्या करते हैं चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को निकालते हैं। आया समझ? वही क्या करेंगे हम लिखने वाले। तो क्या लिखेंगे इस नियम से क्या धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की क्या दिशा को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। आया समझ में? क्या कहते हैं, ज्ञात किया
जाता जाता है। ओके, आया समझ में? प्रदर्शित करता है का मतलब यही हुआ कि इससे हम क्या करते हैं, किस राशि की दिशा को मतलब निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। आया समझ में? तो क्या होगा कि इस नियम से क्या करते हैं हम, धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। बताओ आया समझ में? आया समझ में? आपने अपना क्या किया, बायां हाथ लिया और ऐसे फैलाया कि अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। लंबवत मतलब क्या, 90 अंश का कोण। इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच भी। और अगर इसके और इसके बीच की बात किया जाए तो ये भी क्या है, 90 अंश का कोण ही बन रहा था। तीनों परस्पर लंबवत हो तो यदि जो हमारा मध्यमा है वो क्या करे, मध्यमा क्या है, धारा की दिशा को बताए, और तर्जनी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो जो हमारा अंगूठा होगा वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। बताओ आया समझ में? यही है, ये एकदम सिंपल सा और कुछ भी नहीं। सो इसे आप जरूर से जरूर भाई रट के जाइएगा, याद करके जाइएगा, क्योंकि आप देख सकते हो लगातार क्या हर वर्षों में लगातार पूछा जा रहा है, किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाता है। सो आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। आप यहां पर लगा सकते हो क्या क्या, ट्रिपल स्टार, क्या ट्रिपल स्टार आप लगा सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आया समझ में? सो स्क्रीनशॉट इसका ले लो और उसके बाद में चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि नेत्र का जो सामंजन क्षमता है ना, नेत्र की जो हमारी सामंजन क्षमता है से आप क्या समझते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि नेत्र की सामंजन क्षमता होती क्या है, तो आप समझिए, है ना, क्या होती भाई नेत्र की सामंजन क्षमता, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप क्या करोगे, हेडिंग डाल दो, क्या नेत्र की क्या सामंजन, है ना, क्या सामंजन क्या क्षमता। बताओ इतना आया समझ में, है ना, क्या करो, हेडिंग डाल दो। तब आप समझो क्या होता है कि जो हमारी मतलब नेत्र की पेशियां होती है ना, जो नेत्र की पेशियां होती है वो क्या करती हैं, जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को क्या करती हैं, स्वतः परिवर्तित करती हैं, है ना। और तो उसी क्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी पेशियों के द्वारा स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, सामंजन क्षमता। सिंपल से एकदम बात है। आया समझ में? आया समझ में? तो क्या हम लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे कि आप क्या लिखोगे कि नेत्र की पेशियों, क्या क्या लिखोगे, नेत्र, क्या नेत्र की क्या पेशियों, है ना, क्या पेशियों, है ना, नेत्र की पेशियों। अगर उसमें भी बात किया जाए तो कौन सी पेशी, तो हमारी क्या होती है, क्या होती है, पक्षाभि पेशी होती है ना। क्या होती है, नेत्र की पेशी में पक्षमाभि पेशी, है ना, क्या होती है, नेत्र की पेशियों, यानी उसमें भी बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पक्षमाभि पेशी, क्या पक्ष पक्षमाभि, है ना, क्या पक्षमाभि पेशी, है ना, क्या पक्षमाभि पेशी, है ना, पक्षमाभि पेशी। ओके, है ना। तो क्या होगा, क्या नेत्र की पेशियों यानी कि पक्षमाभि पेशी, क्या पक्षमाभि पेशी, पेशी पेशी के के क्या द्वारा, है ना, के द्वारा नेत्र नेत्र लेंस लेंस की क्या फोकस, है ना, क्या फोकस, है ना, नेत्र लेंस की क्या फोकस फोकस दूरी को स्वतः, है ना, क्या क्या स्वतः स्वतः परिवर्तित, क्या स्वतः परिवर्तित परिवर्तित करने करने की क्या क्षमता क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता को क्या सामंजन क्षमता, क्या सामंजन सामंजन क्षमता क्षमता कहते हैं। बताओ आया समझ में? आया समझ में? यानी जो नेत्र लेंस की पेशियां हैं, यानी नेत्र लेंस की पेशियों, उसमें भी अगर बात किया जाए तो मेन कौन सी होती है, पक्षमाभि पेशी, क्या पक्षमाभि पेशी के द्वारा जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है उसी के क्या, उसी को क्या स्वतः परिवर्तित करना, क्या अपने आप ही तो परिवर्तित हो जाती है, स्वतः परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। जैसे आप समझो, क्या हमारे कहने का मतलब क्या है, जब प्रकाश ज्यादा हो जाए तो आपकी आंखें क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, बंद हो जाती हैं। आया समझ में? आया समझ में? और जब क्या होता है कि प्रकाश कम रहता है तो आपकी आंखें क्या होती है, थोड़ा ज्यादा देखने लगती हैं, है ना, थोड़ा ज्यादा देखने लगती हैं। आया समझ में? तो ज्यादा प्रकाश पर क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, और कम प्रकाश पर क्या होता है, फोकस दूरी अधिक हो जाता है। तो ये कहीं से आप कर तो नहीं रहे हो, आपके बॉडी में कोई बटन तो लगा नहीं हुई है, मतलब है ना, कोई स्विच तो लगी नहीं हुई है। क्या हो रहा है, ये पेशियां कर रही हैं अपने आप, स्वतः फोकस दूरी परिवर्तित हो रही है। अगर आप पास की वस्तुओं को देखो तो कोई दूसरी फोकस दूरी होगी, दूर की वस्तुओं को देखोगे तो कोई आपकी दूसरी फोकस दूरी होगी। आया समझ में? तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है आपकी क्या पक्षमाभि पेशियों के द्वारा। तो इसी की क्षमता को क्या बोला जाता है, सामंजन क्षमता कहते हैं। बताओ आया समझ में? इतना आ गया समझ में? उसके बाद में क्या है, ये दूसरा हमारा क्या है, 9वां नंबर हमें क्या दे रखा है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे इसमें क्या 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 दिया गया है, क्या दिया है। ओके, क्या क्या भाई दिया गया है, हल्की आप हेडिंग डाल दोगे, है ना, हल्की आप हेडिंग डाल दोगे, क्या क्या दिया गया है, तो क्या क्या 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, क्या 5 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है, एक वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ओ, है ना, क्या वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित किया जाता है, ओ बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। उसके बाद में क्या बताया है, तो उसके बाद में इन्होंने बताया है वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, क्या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या एफ बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने हम क्या रखते हैं, मतलब उत्तल लेंस के सामने क्या करते हैं, रखते हैं मुख्य अक्ष पर लंबवत 20 सेंटीमीटर दूर। ओके ठीक है, मुख्य अक्ष पर लंबवत 20 सेंटीमीटर दूर, यानी यू बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर, है ना, दूर रखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आकार बताइए। यानी प्रतिबिंब क्या क्या बताना है, प्रतिबिंब क्या क्या बताना है, हमें आकार बताना है, क्या प्रतिबिंब का आकार यानी आई का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद में स्थिति यानी बी का मान ज्ञात करना, उसके बाद में प्रकृति बताना है कि क्या होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। आया समझ में? आया समझ में? हमें बताना है। तो आप समझो, फिर से देख लो, लंबाई कितनी है, ओ का मान क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है लेंस की, एफ का मान 10 सेंटीमीटर, और कितनी दूरी पर रखा गया है, तो लंबवत रखा गया है मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूर, तो यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, और आई बराबर
हमको निकालना और बी हमको क्या करना ये भी निकालना है। एक बात और भी बता दें कि ऐसे ही लेंस और दर्पण के बहुत सारे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट हम इससे पहले बहुत सिखा चुके हैं। आया समझ में? इससे पहले हमने क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को दर्पण और लेंस के क्वेश्चनों को करा चुके हैं। तो अगर आपको मान लो बाई चांस प्रॉब्लम है ना दर्पण और क्या लेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, तो टेंशन ना लो, आप जाकर वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लेना जाकर, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, है ना? आप अच्छे से समझ भी जाओगे हर एक टॉपिक को। आया समझ में? सो ये दिया गया हमें क्या ये निकालना है, तो आप समझो क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या लेंस है ना, लेंस की बात किया गया है, तो क्या करेंगे, लेंस के सूत्र लगाएंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से, है ना? क्या लेंस के क्या सूत्र से, ओके, लेंस की सूत्र, है ना? क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र होता क्या है, तो 1/f इक्वल टू क्या 1/v और माइनस क्या हो जाएगा 1/u। हमको क्या चाहिए, b चाहिए, तो u को क्या करो उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1/b इक्वल टू 1/f और प्लस का 1 क्या हो जाएगा u हो जाएगा। बताओ इतना आया समझ में। आप सारा सारा क्या करो, मान रख दो, मान रख दो, क्या हो जाएगा 1/b इक्वल टू 1/f, यानी क्या हो जाएगा 10 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 20। ओके, आया समझ में। अब आप समझो क्या यहाँ से बनने वाला है, तो 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और 20 से कम 20 और में क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाने वाला है। ओके, आया समझ में। तब आप समझो यहाँ से क्या बनेगा, जाकर यहाँ से हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ से हमें क्या बनेगा 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 20, है ना? बताओ आया, दो में से एक जाएगा तो क्या आएगा हमारा, एक ही आएगा 1 क्या हो जाएगा 20 और b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाने वाला है। बताओ आया समझ में, 20 सेंटीमीटर। बताओ आया इतना समझ में, आया इतना समझ में, है ना? क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाने वाला है। ओके, बी का मान यानी जो वस्तु की स्थिति वो कितनी है, वो 20 सेंटीमीटर दूर है। ओके, ये आया समझ में। उसके बाद में आप समझो इन्होंने क्या कहा है, हमको क्या निकालना है, आई भी निकालना है, तब आप समझिए, है ना? क्या लिखेंगे, आवर्धन से, क्या लिखेंगे, आवर्धन के सूत्र से, क्या लिखेंगे, आवर्धन, क्या आवर्धन, आवर्धन के क्या सूत्र से। ओके, आवर्धन के सूत्र से क्या होता है, एक तो होता है हमारा m इक्वल टू बी बाई यू, माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेंस की बात कर रहे हैं, समझ में, दर्पण में माइनस होता है। ओके, क्या होता है, एक होता है हमारा m इक्वल टू बी बाई यू, इसे मानो समीकरण एक, और उसके बाद में दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है m इक्वल टू आई बाई ओ। आया समझ में, इसे मानो समीकरण नंबर आप क्या 2। ओके, फिर क्या लिखोगे, समीकरण, क्या समीकरण एक व क्या 2 से, है ना? क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी b बाई यू इक्वल टू क्या होगा आई बाई ओ। ओके, आया समझ, हमको क्या निकालना है, आई निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा आई बाई ओ का मान दे रखा है 5, उसके बाद में क्या दिया गया है हमें, क्या हमें दिया गया है, तो b का मान क्या है हमारा 20 आया है, और u का मान क्या है माइनस का 20, तो माइनस क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और 20 से 20 क्या होगा हमारा कट जाएगा, और जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई का मान हमारा क्या मिल जाने वाला है, माइनस का 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में। आई का मान क्या है, माइनस का 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होने वाला। क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, वस्तु के बराबर बनने वाला। क्यों, क्योंकि देख सकते हो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। आया समझ में। तो क्या करेंगे, प्रकृति में हम यही लिखेंगे। आप समझो, स्थिति हमारी पता चल गई, उसके बाद में हमारा आकार भी पता चल गया। ओके, और प्रकृति में क्या लिखेंगे, तो प्रकृति में हम क्या लिखने वाले हैं, प्रकृति, प्रकृति में क्या लिखेंगे, क्या प्रकृति, है ना? क्या प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति में क्या लिखेंगे, क्या वास्तविक व उल्टा, क्या क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक, क्या वास्तविक व क्या उल्टा। बताओ आया समझ में, वास्तविक व उल्टा होगा, बस एकदम सिंपल से वास्तविक और उल्टा केवल लिख दो, बस आया समझ में। ये होगा, ये हो जाएगा क्या आपकी प्रकृति हो जाएगी। आया समझ में, ये हो जाएगी प्रकृति। आप एक बात और बताएं, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर जी यहाँ तो पॉजिटिव है तो ये कैसे वास्तविक आ गया, है ना? बात सही ना, यहाँ पॉजिटिव तो कैसे वास्तविक हो गया। तो आप ये समझिए, जो लेंस होता है ना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या करता है, हमेशा आपका वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है। आया समझ में, क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और जो लेंस में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो किस साइड बनता है, वो बनता है किस, दाहिने साइड, क्या दाहिने साइड बनता है। और दाहिने साइड की सारी दूरियां क्या होती है, हम पॉजिटिव लेते हैं। आया समझ में, क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो दाहिने साइड होने के कारण ये क्या है, बी आपका पॉजिटिव है, बट आई नेगेटिव आया है, आई नेगेटिव आया है, यानी क्या होगा, ये प्रतिबिंब आपका क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आया समझ में, आया समझ में। आप समझ सकते हो, मान लो क्या होता है, ऐसे हम मुख्य अक्ष लेते हैं, ऐसे हमने क्या ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया, और उसके बाद में अगर यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रतिबिंब को रखेंगे तो यहाँ पर जाकर हमें नीचे प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना। तो क्या है, दाहिनी साइड है और वास्तविक है, उल्टा है। आया समझ में, इसलिए क्या है, ये हमारा क्या होगा कि बी हमारा पॉजिटिव है, तब भी ये वास्तविक और उल्टा होने वाला है। आया समझ में, आया समझ में। अगर आप एक बात समझो, इतना सोल्यूशन करने के बाद एक लाइन आप और लिख सकते हो, नीचे आप एक लाइन और लिख दो, तो एकदम मतलब सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा, और पूरा का पूरा मार्क्स आपको एग्जामिनर पूरा खुश होकर दे देगा। क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि अतः, क्या लिखने वाले हो, क्या लिखोगे, अतः, अतः क्या है भाई, अतः हमारा क्या, अतः वस्तु, क्या वस्तु का क्या प्रतिबिंब, है ना? क्या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या लेंस, है ना? क्या लेंस, लेंस की, लेंस के दूसरी बार ओर, है ना? दूसरी ओर तो बनेगा, है ना? ठीक है, लेंस के क्या दूसरी, दूसरी ओर, और क्या 20 सेंटीमीटर पर, पर, पर वास्तविक, क्या वास्तविक, 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 वास्तविक कौमा उल्टा, क्या उल्टा व वस्तु, वस्तु के क्या बराबर, बराबर बने, क्या बनेगा। बताओ आया समझ में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला। बताओ आया समझ में, पूरा पूरा आंसर हो जाएगा, है ना? क्या होगा, दूसरी साइड बन रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, और क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के क्या होगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर होने वाला है, वस्तु, है ना? वस्तु, वस्तु
कि क्या होगा बराबर बनने वाला, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये भी और 5 सेंटीमीटर ये भी। बताओ आया समझ में? आया समझ में? सो ये हो गया इन क्वेश्चनों का पूरा पूरा आंसर। आया समझ में? तो इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में चला जाए लास्ट क्वेश्चन पर इस क्लास के, है ना? तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट भाई आप जल्दी से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। और एक बात ये समझ लो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। आया समझ में? जब अगर ऐसे पूछा जाएगा थ्योरेटिकल में तो कम से कम 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, और अगर ऐसे एमसीक्यू में पूछा जाता है तो क्या होगा, 1 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। आया समझ में? तब आप समझो कैसे आप इसे क्या करोगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में सॉल्व करने वाले हो, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में कैसे आप एमसीक्यू में सॉल्व करने वाले हो, क्या इसकी ट्रिक है, उसकी भी बात करेंगे, ताकि आप एमसीक्यू यानी कि 1 मार्क्स के लिए अपना ज्यादा समय ना बर्बाद करो। क्यों? क्योंकि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको पूरा पूरा पेपर लिखना है। आया समझ में? सो देखो कैसे इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो समझो क्या दिया गया, एक धारावाही चालक तार के प्रति सेकंड, क्या प्रति सेकंड का मतलब क्या, 1 सेकंड, यानी टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकंड। बताओ आया समझ में? 1 सेकंड, ओके ठीक है। उसके बाद में धारा यानी आई का मान कितना दे रखा है, तो 1 एम्पियर। बताओ आया समझ में? कितना, 1 एम्पियर दिया रखा है। हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे पता करते हैं, n से n हमसे पूछा गया है। ओके, तब आप समझो कैसे सॉल्व करेंगे। तब आप ये समझिए कि टी आई और एन का ऐसे तो हमें मतलब संबंध पता नहीं चल सकता, तो यहां पर क्या होगा कि हमको 2 सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? किनका? तो एक होता है Q बराबर IT और एक होता है Q इक्वल टू NT, क्योंकि Q भी Q NE के बराबर है और Q IT के बराबर है। आया समझ में? तो IT और NE का क्या होगा, हमें बड़ा आसानी से क्या होगा, संबंध मिल जाए। तो वही क्या करेंगे, हम लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, कि चूंकि Q बराबर क्या होता है, NE, और Q बराबर क्या होता है हमारा IT हो जाता है। ओके, है ना, ये होता है। तो इसे क्या ले लो आप, समीकरण नंबर फर्स्ट ले लो, और इसको क्या ले लो आप, समीकरण नंबर सेकंड ले लो, और लिख दो क्या, क्या लिखोगे, समीकरण क्या एक व क्या 2 से। ओके, समझो 1 व 2 से क्या होगा, ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी NE इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। सो N बराबर क्या हो जाएगा, IT बाई E हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद में E की बात करें तो E क्या है, तो E क्या है कि E है एक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश की मात्रा, जो कि होती 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ओके, आया समझ में? चलो अब क्या करो, आप इसी से सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना, I का मान क्या है 1 इंटू T का मान क्या है 1, और उसके बाद में क्या आएगा 1.6 गुणित 10 की घात माइनस है क्या 19, है ना। ओके 19। ओके, उसके बाद में अब देखो आप क्या होगा, दशमलव जब हटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा ना, एक जीरो क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ क्या जाने वाला है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू, इसको क्या करो ऊपर लिख लो, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस से क्या, सॉरी अब प्लस का 19 हो जाएगा ना, क्या होगा प्लस का 19, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। ओके, इतना है समझ में? ठीक है। उसके बाद में आप समझो क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, आप समझिए, अगर इस 19 से क्या करें, हम एक 10 को निकाल लें, 10 की पावर प्लस का 19 से एक 10 निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 18 बचेगा। यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, n इक्वल टू क्या 10 इंटू 10 की पावर क्या बताओ 18, और अपान में क्या हो जाएगा 16। ओके, अब इस दोनों 10 का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 10 क्या बन जाएगा हमारा 100 बन जाने वाला है, और गुणित 10 की घात क्या बन जाएगा 19, और अपान में क्या आ जाएगा 16। अब इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, 16 छक्का 96 और 16 दूना 32, और 16 पंचे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी n का बड़ा मान क्या आ जाएगा 6.25 गुणित 10 की घात क्या 18, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, अर्थात क्या लिख दोगे आप, इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। बताओ आया समझ में? आया समझ में? सो क्या करो, एक लाइन और लिख दो आप, बेहतर हो जाएगा। क्या लिखोगे, अतः अतः चालक के क्या अनुप्रस्थ काट काट से क्या प्रति सेकंड, क्या प्रति 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 सेकंड क्या 6.25 गुणित 10 की घात क्या 18, क्या 18 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या गुजरेंगे। ओके, आया समझ में, गुजरेंगे। बताओ आया समझ में? ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। आ गया समझ में? सो ये क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और आप समझ लो अगर इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो ना, तो आपको पूरा का पूरा क्या होगा, 4 मार्क्स मिलने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या मिलने वाला, 4 मार्क्स मिलने वाला है। और अगर मान लो ऐसे सिंपल क्या करना है, सिंपल हमें निकालना, तो आप समझो क्या होगा, आप इन दोनों सूत्रों को याद कर लो, और बस क्या होगा, इन दोनों सूत्रों को याद कर लो, उसकी वजह से क्या होगा, ये संबंध आपको पता चल जाएगा, और फिर आप मान धर के निकाल सकते हो बड़े आसानी। 6.25 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 18 आ जाने वाला, यहाँ पर क्या होगा 18 होगा ना कि 19 होगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एक 10 को निकाल चुके हैं ना। ओके, आया समझ में? सो आशा करता हूं भाई आपको क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी, और क्लास के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा आप लोग। और हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए मतलब कुछ कंटेंट दे पा रहे हैं कि नहीं, कुछ आपको सिखा पा रहे हैं कि नहीं, क्लास आपको लगी कैसी, हमारी मेहनत साकार है कि नहीं साकार है, ये सब आपको बताना है आप लोग। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज 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 आप हमारा सपोर्ट स्टार्ट कीजिए। अब जितना हमारा सपोर्ट करोगे ना, उतना ही हम बेहतर आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे। आया समझ में? आप देख सकते हो, अगर कोई और होता ना तो हो सकता है कि इतनी देर में ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कराता, लेकिन हमने क्या किया है, हमने हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है जैसे कि आपने कभी पढ़ा ही ना हो। आया समझ में? सो क्या होता है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जितना पढ़ा है उसे आना इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? सो कम पढ़ो मगर सटीक पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। सो आशा करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई है। आपको जरूर जरूर कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है, और हाँ, बेहतरीन मार्क्स अगर लाना है इस कम बचे हुए टाइम में भी, तो आप हमारे साथ जुड़कर इस सीरीज से अपना बेहतरीन मार्क्स बना सकते हो बोर्ड एग्जाम में। आया समझ में? सो के फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। क्लास शाम को 6 बजे आती है, अगर आप जुड़ जाया करो, बेहतरीन अगर मार्क्स लाना है। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दो जो नहीं आए थे, और नेक्स्ट क्लास में आना तो अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लाना। ओके, आया समझ में? सो बाय बाय स्टूडेंट, फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए सेशन और नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।